एपिसोड की शुरुआत में हम जुनाव की फैमिली को देखते हैं जो कि उसके गायब होने से काफी परेशान हो रहे थे। तभी शू को ऑफिसर लियू का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि जुनाव की कार को किसी ने समुद्र के अंदर गिरते हुए देखा था, जिसकी बाद से ही जुनाव की खोज जारी है। जो बात जब शू मिस्टर शन को बताता है तो वहीं पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो कि जुनाव को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो तो किनारे की दूसरी तरफ बेहोश पड़ा हुआ था और जब उसे होश आता है तो वो खुद को संभालता हुआ सड़क की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो अचानक से चेन्यू की कार के सामने आ जाता है। वो गाड़ी से हिट होने वाला होता है पर चेन्यू टाइम पर ब्रेक लगा देती है, पर उसके सर में जो चोट लगी हुई थी उसकी वजह से वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। जो देखकर ये तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसकी टक्कर उनकी गाड़ी से हुई है। अब चेन्यू तो उसे यहाँ पर पहचान जाती है, जिसके बाद वो घबराते हुए उसकी गर्दन पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। फिर ये तीनों उसे उठाकर अपनी गाड़ी में रख देते हैं ताकि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा सके। पर इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें देखकर ये तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। पर ध्यान से देखने पर इन्हें पता चलता है कि ये तो मिस्टर ली है जो कि रात के समय विलेज की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि ये तीनों काफी डरे हुए थे इसलिए वो उसे झूठ बोलने लग जाते हैं, लेकिन जब मिस्टर ली जुनाव के पैर का जूता नोटिस करते हैं तो उनसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये क्या है, जिस पर मॉम बोलती है कि ये तो एक डॉल है और वो मिस्टर ली को घर जाकर सोने के लिए कहती है, जिस पर उन्हें लगता है कि वो उसकी केयर कर रही है और वो भी उन्हें पसंद करती है। इसके बदले में वो उनकी हेल्प करने के लिए उनकी ग्रोसरी शॉप चलकर सामान खरीदने को कहता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी अब इन तीनों को मिस्टर ली को लेकर अपने घर जाना पड़ता है, जहाँ पर किसी तरह वो मिस्टर ली को जल्दी से सामान देकर वहाँ से भगा देते हैं। पर उनके जाते ही जुनाव को होश आ जाता है, जिसे देखकर ये तीनों काफी जोर से चिल्लाते हैं। अब ये लोग उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ पर ये इससे पूछताछ करने लगते हैं और थोड़ी देर तक उससे बात करने के बाद ये पता चलता है कि जुनाव की मेमोरी लॉस हो चुकी है और उसे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं है। जो सुनकर ये तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो किसी लीगल प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। और मॉम अब जुनाव को घर पे रखने का ही डिसाइड करती है, जहाँ पर वो उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है, जिन्हें पहनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा था। इसके बाद जुनाव अब चेन्यू के हाथ में वही रिंग देखता है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो पहले भी इस रिंग से फेमिलियर है, लेकिन चेन्यू उसे झूठ बोल देती है कि ये रिंग उसकी है। फिर मॉम यहाँ पर उसके हाथ में एक घड़ी देखती है जिसकी कीमत चेन से बताता है कि 2 मिलियन युआन है, पर क्योंकि जुनाव ने पहले उनके साथ पैसों का फ्रॉड किया था इसलिए उन्हें लगता है कि ये ज़रूर नकली घड़ी होगी। अब जुनाव यहाँ पर उनसे अपने बारे में पूछता है तो वे लोग बताते हैं कि तुम एक झूठे हो। फिर चेन्यू यहाँ पर उसे बीच वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई थी और तुम मुझे बिना कंपनसेशन दिए ही वहाँ से चले गए थे और पेपर पर अपना फ़ोन नंबर भी गलत लिख दिया था। जिसके बाद जुनाव अपनी राइटिंग मैच करता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसे सच में उसके पैसे देने हैं। अब क्योंकि उस दिन उसने पेपर पे अपना नाम तोंगहाव लिखा हुआ था तो उसे लगता है कि उसका नाम तोंगहाव है, जिस पर चेन्यू भी उसे हाँ बोल देती है और बताती है कि तुम सड़क पर रात में यहाँ वहाँ घूम रहे थे और हमारी गाड़ी के सामने आ गए, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आई। जिसके लिए जुनाव उसे थैंक्स बोलता है और पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता पूछता है, लेकिन चेन्यू मना करते हुए कहती है कि अगर तुम वहाँ गए तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। जिस पर जुनाव पूछता है कि भला पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी, तो चेन्यू बोलती है कि क्योंकि तुम बहुत बड़े झूठे हो। जिसके लिए जुनाव यानी कि तोंगहाव उसकी बात मान भी लेता है। फिर ये लोग उसे सुलाने के लिए अपने स्टोर रूम में भेज देते हैं, ये देखने के लिए कि क्या सच में उसकी याददाश्त गुम गई है या फिर वो झूठ बोल रहा है, और अगर वो झूठ बोल रहा होगा तो वो मौका पाकर यहाँ से भाग जाएगा। इसके बाद हमें जुनाव का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी परेशान थे। तभी शो वहाँ पर आता है और बताता है कि पुलिस को जुनाव की कार और कुछ सामान मिला है, लेकिन जुनाव उन्हें वहाँ पर नहीं मिला। अभी उन्हें उस सामान के अंदर अपनी एंगेजमेंट की रिंग देखती है और इतने में मिस्टर शन बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सीना फिर से ग्वानमई विलेज का आता है, जहाँ पर तोंगहाव वहाँ से भागा नहीं था बल्कि वो तो आराम से सो रहा था, जिसका मतलब ये था कि सच में उसकी याददाश्त चली गई है। अब ये तीनों मिलकर खिड़की से तोंगहाव को देख रहे होते हैं, इतने में ही वो जाग जाता है तो मॉम उसे कपड़े देकर रेडी होने के लिए बोलती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर चेन्यू और उसकी मॉम रात में हुए हादसे के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर जुनाव अब यहाँ पर एक के बाद एक काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट खाया जाता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम हॉस्पिटल में मिस्टर शन को देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि वो फिलहाल तो खतरे से बाहर है, जो कि शेंसे के रूबिक्स क्यूब को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। और क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था इसलिए वो ग्रोसरी स्टोर में रखे हुए सारे सामान को अरेंज करने की परमिशन मांगता है, जहाँ परमिशन मिलने पर वो सब कुछ अरेंज करने लग जाता है। इधर हम शू को देखते हैं जो कि जुनाव के गायब होने वाली बात को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहता है। वहीं तोंगहाव ने स्टोर के अंदर रखा हुआ सारा सामान काफ़ी अच्छे से अरेंज कर दिया था, जो देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसने हर एक चीज़ को एकदम परफेक्ट जगह पर रखा था। उसने बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कैंडीज़ वगैरह आगे रखी हुई थी और साथ ही ज़रूरत के सामान को भी सबसे आगे रखा हुआ था, जिस वजह से सभी लोग उससे काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर वो उन लोगों से पूछता है कि वो अपने कंपनसेशन वाला कर्ज उतारने के लिए क्या क्या काम कर सकता है।
सीन अब फिर से शू की तरफ आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि आज उसकी GQ वेंचर से एक मीटिंग है। ये वही कंपनी है जिसने सैनविल के अंदर 2 बिलियन युआन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। तभी वहाँ पर मिस्टर ज़ांग आ जाते हैं, जो पूछता है कि मिस्टर जुनहाओ कहाँ पर है, जिस पर शू उसे बताता है कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड गया हुआ है और इसीलिए उनके काम अब मैं संभालूंगा, जिसके लिए ज़ांग उसे हर काम के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहता है। सीन अब जेन्यू पर आता है, जो कि तोंगहाओ से अपना सारा काम करवा रही थी, यहाँ तक कि वो उससे मोब भी लगवाती है। यहाँ पर वो उस पर काफ़ी चिल्लाती भी है और जब काम करते करते तोंगहाओ उससे खाना मांगता है, जिस पर जेन्यू उसे पहले काम करने को कहती है। इतने में ही ताइचू वहाँ पर आ जाता है और क्योंकि जेन्यू यहाँ पर काफ़ी बड़े बाउल में खाना खा रही थी, तो उसे देखते ही वो कह देती है कि ये तो तोंगहाओ का खाना है। फिर वो उसे अपना बाउल दे देती है। ताइचू उससे पूछता है कि क्या वो उसका नया एम्प्लॉय है, जिस पर चेन्यू हाँ बोल देती है। तभी ताइचू चेन्यू से डॉल्फिन आइलैंड पर चलने के लिए बोलता है, जहाँ जाने के लिए चेन्यू मान जाती है और ऊपर तैयार होने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर मॉम अपना काम खत्म करके वापस आ जाती है और ताइचू से बात करते हुए चेन्यू के रूम में उसे बुलाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ जाने से पहले उसे मेकअप करने के लिए भी बोलती है, लेकिन तोंगहाओ कहता है कि वो ऐसे ही अच्छी दिख रही है। फिर वो ताइचू के साथ यहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद तोंगहाओ मॉम को बताता है कि वो दोनों डॉल्फिन आइलैंड गए हैं, जो सुनकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। सीन अब चेन्यू और ताइचू पर आता है, जो कि समुद्र में बोट से डॉल्फिन आइलैंड की तरफ जा रहे थे। ताइचू यहाँ पर चेन्यू से उसकी फ़ोटो लेने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसके रेडी होने से पहले ही वो उसकी फ़ोटो ले लेता है और कहता है कि उसे कैंडिड फ़ोटोज़ पसंद है, जिसकी थोड़ी देर बाद उन्हें डॉल्फिन आइलैंड दिख जाता है। पर उस तरफ जाते वक्त उनकी बोट का बैलेंस बिगड़ने के कारण चेन्यू ताइचू के ऊपर गिर जाती है और दोनों कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। लेकिन फिर चेन्यू खुद को संभालती है और देखती है कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया है, जिसके लिए चेन्यू यहाँ पर ताइचू से माफ़ी मांगती है कि वो उसको डॉल्फिन नहीं दिखा पाए। फिर उन्हें बोट को खुद ही चलाकर वापस जाना पड़ता है, जिस पर ताइचू कहता है कि ऐसी चीज़ें ट्रैवलिंग को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। फिर वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। इसी बीच तोंगहाओ एक जेट बोट से उन्हें लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर चेन्यू काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। असल में मॉम ने ही तोंगहाओ को इन दोनों को वापस लाने के लिए भेजा था, क्योंकि डॉल्फिन आइलैंड उनके आइलैंड से थोड़ा सा दूर था और वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं था। इसके बाद हम इन सभी को चेन्यू के घर पर देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। तोंगहाओ यहाँ पर बताता है कि उसने चेन्यू की रिसर्च रिपोर्ट की मदद से उसे ढूंढा। तभी ताइचू बताता है कि उसे ये विलेज काफ़ी पसंद आया, लेकिन ये जगह थोड़ी और बेटर हो सकती है, जिस पर चेन्यू बोलती है कि क्या ये जगह तब बेटर होगी जब सैनविल कंपनी इसे अमीरों का बैकयार्ड बना देगी, जिस पर ताइचू कहता है कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अब तोंगहाओ यहाँ पर उनसे सैनविल कंपनी के बारे में पूछता है, तो चेन्यू उसे कंपनी का प्लान बताती है, कैसे वो लोग यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। फिर जब खाना खाने के बाद ताइचू यहाँ से चला जाता है, तो मॉम चेन्यू को बर्तन साफ करने के लिए कहती है, जिस पर तोंगहाओ बोलता है कि वो इन्हें साफ कर देगा और बर्तन लेकर चला जाता है। फिर मॉम यहाँ पर चेन्यू से बोलती है कि हमें तोंगहाओ को जल्दी वापस भेजना होगा, लेकिन चेन्यू और शेंज़े दोनों ही इसके लिए मना कर देते हैं। फिर जब मॉम देखती है कि तोंगहाओ बर्तन साफ करते हुए काफ़ी सारा सोप और पानी वेस्ट कर रहा है, तो वो खुद ही बर्तन धोने के लिए चली जाती है। अगले दिन हमें मिस्टर तांग दिखाए जाते हैं, जो कि टीवी पर जुनहाओ के अब्रॉड जाने वाली न्यूज़ देख रहे थे। अब इस न्यूज़ को देखने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, कि क्या उन्हें शू को सच्चाई बता देनी चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद हमें सैनविल कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग में शू सभी लोगों को बताता है कि GQ वेंचर से मीटिंग के बाद उन्होंने ग्वानमाई विलेज की डेवलपमेंट के लिए एग्री कर दिया है और सब काम स्मूथली हो रहा है। तभी मिस्टर ज़ांग बोलते हैं कि जनरल मैनेजर की पोस्ट को हम ज़्यादा टाइम तक खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए जब तक जुनहाओ यहाँ पर नहीं है, किसी को टेम्परेरी जनरल मैनेजर बनना ही पड़ेगा और इसके लिए वो अगली मीटिंग में इलेक्शन करने के लिए कहता है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि वो अगली बार यूनी को मीटिंग में ना लाए, क्योंकि वो इसके एलिजिबल नहीं है, जो बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब हम फिर से तोंगहाओ को देखते हैं, जो कि चेन्यू से दोबारा उस रिंग के बारे में पूछता है, तो वो उसे बोलने लग जाती है कि पहले तुम सिर्फ झूठ नहीं बोलते थे, बल्कि इसके साथ साथ तुमने मुझे लूटने की भी कोशिश करी थी। जिस पर तोंगहाओ यहाँ पर उसे थैंक यू भी बोलता है कि इतने सब कुछ होने के बाद भी उसने उसकी मदद करी। तभी मॉम वहाँ पर आ जाती है, जो कि चेन्यू को ग्रैनी हुआजी के घर पर सामान डिलीवर करने के लिए कहती है, तो तोंगहाओ भी उसके साथ चलने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। अब जब ये लोग रास्ते में होते हैं, तो तोंगहाओ चेन्यू से गाड़ी चलाने के लिए मांगता है, जिसके लिए वो उसे अलाउ कर देती है। और जब वो देखती है कि वो काफ़ी अच्छी कार चलाता है, तो वो बोलती है कि आगे से वो भी उसके साथ डिलीवरी करने चले। इसी बीच हम देखते हैं कि शू और यूनी भी रोड की दूसरी तरफ अपनी कार के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन वो जुनहाओ को नोटिस नहीं करते। इधर चेन्यू और तोंगहाओ डेविल फॉरेस्ट में पहुंचकर अपनी गाड़ी साइड में लगाते हैं और फिर ग्रैनी के घर पहुंचकर उनका सामान डिलीवर करते हैं और चेन्यू ने यहाँ पर तोंगहाओ के बारे में भी बताती है। फिर ग्रैनी इन दोनों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, क्योंकि वो एक फॉर्च्यून टेलर थी, जहाँ ग्रैनी चेन्यू को बताती है कि तुम अभी अभी अपनी लाइफ में जिस लड़के से मिली हो वही तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर बनेगा।
जो सुनकर चेन्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पर्सन ताइचू है। जब तोंगहाओ भी उससे पूछता है कि वो पर्सन कौन है तो वो उसे नहीं बताती। इसके बाद ग्रानी तोंगहाओ की लाइफ भी प्रेडिक्ट करती है, जहाँ ग्रानी उसे बताती है कि वैसे तो तुम्हें अपनी पिछली लाइफ का कुछ भी याद नहीं है, पर तुम्हें भगवान ने जो ये लाइफ दी है तुम्हें उसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए क्योंकि भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है अपने दिल के अंदर झांकने का, इसलिए तुम्हें इस मोमेंट को अच्छे से जीना चाहिए और तुम काफी किस्मत वाले हो। इसके बाद ही दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ रास्ते में तोंगहाओ चेन्यू से पूछता है कि क्या वो ताइचू है जिसे तुम पसंद करती हो। तो चेन्यू बोलती है कि वो मेरे मॉम के क्राइटेरिया के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, तो मैं उसे पसंद कैसे ना करूं। पर तोंगहाओ कहता है कि मेरे ख्याल से ग्रानी ताइचू की बात नहीं कर रही थी। तो चेन्यू पूछती है कि भला वो किसकी बात कर रही थी। अब वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसका पैर एक बड़े से गड्ढे में फिसल जाता है, जहाँ उसको बचाने के चक्कर में तोंगहाओ भी उसके साथ साथ उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब नीचे गिरने से चेन्यू के पैरों में मोच आ गई थी, जिस वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था और ऊपर से जंगल में होने के कारण वहाँ पर फ़ोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा होता। अब चेन्यू यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि वो अपनी डैड का कर्ज अपनी मॉम पर छोड़कर नहीं जा सकती और अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं आए कि मैं फैशनेबल ड्रेसेस पहन सकूँ। बिना बॉयफ्रेंड के, बिना पैशन के, बिना अपनी लाइफ को एंजॉय किए मैं भला कैसे मर सकती हूँ। जिसे इतना रोता हुआ देखकर तोंगहाओ उसे एकदम से हक कर लेता है, जिस वजह से चेन्यू एकदम चुप हो जाती है, पर फिर वो उसे धक्का मार के अलग कर देती है और कहती है कि मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो। जो सुनकर तोंगहाओ पूछता है कि यहाँ पर कौन सा फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है, जिस पर चेन्यू उसे घूरने लग जाती है और उसे खुद से दूर रहने को कहती है। सीधा मॉम पर शिफ्ट होता है, जो कि चेन्यू के हार्डवर्क को देखते हुए उसके लिए काफ़ी अच्छा खाना बना रही होती है। दूसरी तरफ तोंगहाओ चेन्यू के पैर को ठीक करने के लिए उसे मसाज कर रहा होता है। अब क्योंकि तोंगहाओ और चेन्यू को गए हुए काफ़ी देर हो गई थी और वो अभी तक वापस नहीं आए थे, इस वजह से मॉम उनकी काफ़ी फिक्र करने लग जाती है क्योंकि रात हो चुकी थी। सीन अब तोंगहाओ की तरफ आता है, जो कि चेन्यू को एक स्टोरी सुनाता है कि एक बार एक प्यासा फ्रॉग होता है जो कि पानी पीने के लिए खोदना शुरू करता है, लेकिन काफ़ी खोदने के बाद वो थक कर हार मान लेता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो प्यास से मर जाता है। पर अगर वो एक पत्थर और हटाता तो उसके नीचे उसे पानी मिल जाता, जिसका मतलब ये है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। फिर वो उसका मूड लाइट करने के लिए उसे स्टार्स भी दिखाता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे स्टार्स दिख रहे थे। इसी बीच ये दोनों काफ़ी बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर तोंगहाओ बोलता है कि मेमोरी लॉस के बाद तुम ही पहली पर्सन हो जिससे मैं मिला हूँ, तुम ही मेरी दोस्त हो, तुम ही मेरी फैमिली हो और सब कुछ हो, और मैं अब से अपनी बर्थ डेट, फैमिली वगैरह सब कुछ खुद चुनूंगा। जिसके बाद वो अपना जैकेट निकाल कर चेन्यू को दे देता है क्योंकि रात में ठंड बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ मॉम जिनजी इन दोनों के लिए काफ़ी परेशान हो रही थी। अब सुबह होते ही चेन्यू तोंगहाओ को अपने ऊपर देखकर उसे दूर हट जाती है, जिस बीच तोंगहाओ भी जाग जाता है। चेन्यू यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि तुमने ना मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जिस पर तोंगहाओ बोलता है कि तुम ही तो मुझे रात में हक करके सो रही थी, तो मैं भला क्या ही करता। जिस पर चेन्यू बोलती है कि सोने के बाद वो ऐसा ही करती है और आइंदा वो उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिर वो उससे आगे का प्लान पूछती है और बोलती है कि शायद इस टनल से निकलने का ज़रूर कोई रास्ता होगा, लेकिन मोच के कारण चेन्यू उसकी हेल्प मांगती है। जिस पर तोंगहाओ बोलता है कि अरे तुमने तो मुझे छूने से मना किया है ना। जो सुनकर वो उसे गुस्से से देखने लग जाती है, तो तोंगहाओ उसकी हेल्प करता है। अब टनल में जाने के बाद उन्हें आखिरकार एक रास्ता मिल ही जाता है और जब वो बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक सुंदर सा व्यू देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर व्हाइट डॉल्फिन्स भी दिखाई दे रही थी। इसके बाद हमें ताइचू को दिखाया जाता है, जो कि चेन्यू से मिलने के लिए आता है, पर जब उसे पता चलता है कि वो रात से घर नहीं आई है और ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रही, तो वो शेंसे के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। सीन फिर से चेन्यू और तोंगहाओ पर आता है, जो कि व्हाइट डॉल्फिन्स को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे और चेन्यू को यकीन ही नहीं होता कि व्हाइट डॉल्फिन्स अब भी जिंदा है। फिर तोंगहाओ उसे अपनी पीठ पर बैठाता है, जिसके बाद चेन्यू डॉल्फिन्स को बाय बोलती है। इतने में ही ताइचू भी डेविल फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और चेन्यू की कार देखकर वो भी जंगल में चला जाता है। इधर चेन्यू तोंगहाओ को ऊपर जाकर मदद लाने के लिए कहती है, पर तोंगहाओ मना करते हुए कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड और फैमिली हो, जिसे मैं ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद वो वापस से टनल में आ जाते हैं, जहाँ पर वो ताइचू की आवाज़ सुनते हैं और उसे आवाज़ लगाकर अपनी तरफ बुलाते हैं। फिर ताइचू ने किसी तरह से उस गड्ढे से बाहर निकलकर वापस ले जाता है, जहाँ पर सभी लोग मॉम के साथ बैठकर खुशी से खाना खा रहे होते हैं। जब तोंगहाओ थोड़ी डिश लेने लग जाता है तो मॉम उसे सिर्फ नूडल्स खाने के लिए कहती है, पर चेन्यू ने बताती है कि कैसे तोंगहाओ ने उसकी जान बचाई, जिसके बाद चेन्यू खुद ही उसे वो डिश खिला देती है जो कि मॉम ने उसके लिए बनाई थी। इसी बीच ताइचू तोंगहाओ से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, तो मॉम उसे झूठ बोल देती है कि तोंगहाओ उनका दूर का रिश्तेदार है और चेन्यू का कज़न है, जो अपना कर्ज चुकाने के लिए उनके पास काम कर रहा है। इसके बाद हम मॉम और चेन्यू को देखते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछ रही होती है कि कल रात जंगल में उसके और तोंगहाओ के बीच क्या हुआ था, जिसके लिए चेन्यू मना करते हुए अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। अब मॉम यहाँ पर उसे तोंगहाओ से दूर रहने के लिए कहती है और ताइचू जैसे अमीर लड़के से रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए बोलती है, ताकि वो आगे एक अच्छी लाइफ बिता सके। सीन अब हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर जुनहाओ की मॉम शू से कंपनी की सिचुएशन के बारे में पूछ रही होती है,
तब उन्हें पता चलता है कि जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए वोटिंग होने वाली है। तो मिस्टर शेन इसके लिए यहाँ पर शू को कुछ एडवाइस करते हैं। अगले दिन हमें सैनवेल कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो नाव के अचानक से गायब होने की बात कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि सैनवेल कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं और ऊपर से प्रोजेक्ट भी काफी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो कंपनी को बचाने के लिए सभी डायरेक्टर्स, मिस्टर जैंग जो कि अभी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है और साथ ही सैनवेल के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी, उन्हें जनरल मैनेजर के लिए चुनने वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पर शू यूनी के साथ आता है, जो सभी लोगों को बताता है कि चेयरमैन यानी कि मिस्टर शेन ने मुझे कुछ टाइम के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया है और चेयरमैन की तरफ से ये मीटिंग अटेंड करने के लिए भेजा है। जो सुनकर सभी लोग उसे हैरानी से देखते हैं। फिर शो इन लोगों को बताता है कि जनरल मैनेजर का काम चेयरमैन खुद देखेंगे, क्योंकि अब वो जल्दी ही रिकवर कर रहे हैं। और फिर वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स को विश्वास दिलाता है कि कंपनी जल्दी ही रिकवर करेगी और आप सभी लोग बस भरोसा रखिए। सीन अब हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर शू अंकल शेन को बताता है कि कंपनी में सब कुछ कंट्रोल में है और यहाँ पर मिस्टर शेन उसे सॉरी भी बोलते हैं। लेकिन अचानक ही उनकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहाँ शू सोच रहा होता है कि आखिर अंकल ने मुझे सॉरी क्यों कहा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चेन्यू को देखते हैं, जो कि तोंग हाउ से काम करवा रही होती है, लेकिन पैर में मोच आने की वजह से वो कहीं जा नहीं सकती थी और काफी बोर हो रही थी। जो देखकर तोंग हाउ नीचे जाकर उसके लिए एक चेयर को ट्रॉली से अटैच करके एक व्हील चेयर बना देता है। लेकिन जब मॉम जिनसी वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि तोंग हाउ ने वो बेडशीट फाड़ दी है, जो कि उन्होंने चेन्यू के डैड से शादी करते वक्त खरीदी थी। ये देखकर वो रोने लग जाती है और वो उस अम्ब्रेला को भी ले लेती है, जो कि शॉप में बेचने के लिए रखा हुआ था। इतने में ही शोर सुनकर चेन्यू वहाँ पर आ जाती है और व्हील चेयर देखकर काफी खुश होती है। पर उसी वक्त वहाँ पर ताइचू की एंट्री होती है, जो कि चेन्यू के लिए व्हील चेयर लेकर आया हुआ था। अब मॉम जिनसी चेन्यू को यहाँ से जबरदस्ती ताइचू की व्हील चेयर पर बैठा देती है, जिसके बाद वो उसे वहाँ से घुमाने के लिए लेकर चला जाता है और तोंग हाउ थोड़ा सा अपसेट होकर ये सब देख रहा था। इसके बाद हम ताइचू और चेन्यू को साथ में घूमता हुआ देखते हैं, जहाँ पर तोंग हाउ ने चेन्यू के लिए वही डॉल्फिन बनाई थी, जो कि उन्होंने डेविल फॉरेस्ट के पास देखी थी। तो ताइचू चेन्यू को भी उसे डॉल्फिन दिखाने के लिए कहता है, जिस पर तोंग हाउ बोलता है कि वो उसे डॉल्फिन तो दिखा देगा, लेकिन वो तो चेन्यू के साथ जाना चाहता है ना। जिस पर चेन्यू बोलती है कि मेरे रिकवर होने के बाद हम तीनों वहाँ पर साथ में चलेंगे। सीधा मॉम जिनसी पर शिफ्ट होता है, जहाँ लिया आकर उनके सामने जोर जोर से उनका नाम लेने लगता है और बताता है कि इससे लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो मॉम यहाँ पर उसे अपनी शक्ल शीशे में देखने के लिए कहती है, जहाँ चेहरा देखने के बाद वो खुद को काफ़ी हैंडसम कहता है और जिनसी को बताता है कि हर वक्त वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। जो सुनकर मॉम उसे मारने लग जाती है। इसके बाद ली बताता है कि एक इंडोनेशियन कंपनी लोगों को हायर करना चाहती है और वो कंपनी उन्हें एक पैम्पलेट बांटने पर 0.1 युआन देगी। इसलिए जिनसी उसे पैसे लेकर यहाँ से भगा देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मॉम तोंग हाउ को इंडोनेशिया भेजना चाहती है, क्योंकि वहाँ पर काम करने के बदले उसे 10,000 युआन की सैलरी मिलेगी। मॉम यहाँ पर उसे समझाने लगती है कि वो 1 महीने वहाँ पर काम करके उनका कर्जा चुका सकता है, जिसके लिए तोंग हाउ वहाँ पर जाने के लिए एग्री कर देता है। लेकिन चेन्यू इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जहाँ बर्तन धोते वक्त भी चेन्यू मॉम से ऐसा ना करने को कहती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती है और कहती है कि उसने मेरा इतना नुकसान किया, वो कितना खाता है और तुम्हें डेट भी करना चाहता है, इसलिए उसका जाना ही यहाँ से बेहतर होगा। फिर तोंग हाउ चेन्यू को अपनी बनाई हुई व्हीलचेयर पर बैठाकर घुमाता है, जहाँ वो बताता है कि वो इंडोनेशिया नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे जाना ही होगा उसके पैसे लौटाने के लिए और मॉम जिनसी के लिए। फिर अगली सुबह हम तोंग हाउ को देखते हैं, जो कि इंडोनेशिया जाने के लिए रेडी हो चुका था, जहाँ वो मॉम जिनसी से चेन्यू के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसने तुम्हारे लिए अपना फ्रॉक छोड़ दिया है। और जब वो उसे उठाता है तो उसे वहाँ पर चेन्यू का एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि तोंग हाउ तुम इस फ्रॉक को अपने साथ ले जाओ। लेकिन जब वो देखता है तो उसके अंदर कुछ पैसे मिलते हैं, जो चेन्यू ने उसके लिए छुपाए हुए थे, पर वो उन पैसों को वापस उसी के अंदर रख देता है। फिर मॉम जिनसी उसे रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स पैक करके देती है और वो उस फ्रॉक को वहीं पर रखकर चला जाता है। फिर जैसे ही चेन्यू वापस आती है तो देखती है कि तोंग हाउ फ्रॉक को नहीं लेकर गया और साथ ही उसने नोट के अंदर उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहा हुआ था और वो बिना पैसे लिए यहाँ से चला गया था। पर इतने में ही चेन्यू एक न्यूज़ सुनती है कि कैसे लोगों को काम का झांसा देकर इंडोनेशिया और मलेशिया ले जाया जा रहा है और वहाँ पर उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। जो सुनकर चेन्यू अपने टूटे हुए पैर से बोट की तरफ भागने लग जाती है तोंग हाउ को बचाने के लिए। इधर बोट में लाइफ जैकेट खत्म होने के कारण तोंग हाउ को बिना जैकेट के ही बोट में बैठना पड़ जाता है और इधर चेन्यू भी पूरी कोशिश करती है बोट तक पहुँचने की, पर तब तक बोट जा चुकी थी। पर जोर जोर से चिल्लाने पर तोंग हाउ उसकी आवाज़ सुन लेता है, जो कि उसे जाने से रोक रही थी, लेकिन तोंग हाउ को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वो बोटमैन को वापस से बोट ले जाने के लिए कहता है, पर बोटमैन उसे मना कर देता है। पर क्योंकि चेन्यू उसे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बुला रही थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाता है, जिसे बचाने के लिए चेन्यू भी पानी में कूद जाती है। इसके बाद वो उसे पानी से बाहर निकालती है, लेकिन तोंग हाउ अब भी बेहोश था, जिसे इस हालत में देखकर चेन्यू रोने लग जाती है और उसे बचाने के लिए CPR देती है।
जिस वजह से वो होश में आ जाता है और ये सब कुछ देखने में बिल्कुल पहले एपिसोड की सीन जैसा लग रहा था। इसके बाद चेनी उसे खूब डांटती है कि अगर तुम्हें तैरना नहीं आता तो तुम भला पानी में कूदे क्यों, और तुमने लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी। तो तोंगहाओ बताता है कि बोटमैन ने वापस आने से मना कर दिया था और मैं आखिरी पैसेंजर था, इसलिए मेरे आने तक लाइफ जैकेट भी खत्म हो चुकी थी। अब चेनी यहाँ पर उसे लेबर ट्रैफिकिंग के बारे में बताने लग जाती है, जो सुनकर तोंगहाओ उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है और साथ ही उसे यहाँ पर पिछली मेमोरी के कुछ विजन्स भी आते हैं कि पहले भी चेनी ने उसे कैसे बचाया था। तो वो इस बारे में उससे पूछने लगता है, जिस पर चेनी बोलती है कि हाँ, पहले भी मैंने तुम्हें CPR देकर बचाया था और तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पहली किस भी खो दी थी। जो सुनकर तोंगहाओ हंसने लग जाता है और बोलता है कि CPR और किस दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, पर चेनी बोलती है कि मेरे हिसाब से वो दोनों एक ही हुए क्योंकि मैंने तुम्हारे लिप्स को टच किया था। जो सुनकर तोंगहाओ उसे किस कर देता है तो चेनी उसे धक्का देकर पीछे कर देती है। फिर वो उसे बताता है कि अब तो तुम्हें CPR और किस के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। फिर वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिसके बाद वो उसे दोबारा से किस कर देता है। इसके बाद सीन चेन्यू के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और शेंजे तोंगहाओ को अब से अपने रूम में सोने का इन्विटेशन देता है और मॉम जिनसी भी उसे मीट सर्व करती है और माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसे लेबर ट्रैफिकिंग के बारे में नहीं पता था, वरना वो उसे कभी भी यहाँ से नहीं भेजती। तो तोंगहाओ यहाँ पर मॉम जिनसी से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर अपनी मेमोरीज आने तक रुक सकता है, तब तक वो यहाँ पर काम करेगा और सामान भी डिलीवर करेगा। इससे भी चेन्यू तो अभी भी तोंगहाओ के साथ हुई किस के बारे में सोच रही थी। तो शेंजे उससे पूछ लेता है कि वो भला तोंगहाओ को घूर के क्यों देख रही है। जो सुनकर वो यहाँ से उठकर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे तोंगहाओ भी उसके साथ जाता है। चेन्यू उसे बोलती है कि जब तुम सामने होते हो ना तो मैं खाना भी नहीं खा पाती, और ये कहकर वो मुंह दूसरी तरफ करके खाने लग जाती है, पर तोंगहाओ उसे देखकर खाने लग जाता है, जो कि देखने में काफ़ी क्यूट मोमेंट था क्योंकि अब वो चेन्यू को काफ़ी पसंद करने लग गया था। और मॉम भी इन दोनों का ऐसा बिहेवियर देखकर सोचने लग जाती है कि इन दोनों में ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब अगले दिन सैनुअल कंपनी में शू और यूनी बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ होते हैं, जहाँ पर बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं कि भला ऐसे कौन सी सीक्रेट रिसर्च चल रही है चुनाव की, जो कि वो उन लोगों को एक कॉल तक नहीं कर सकता। पर शू यहाँ पर कहता है कि अभी हमारी प्रायोरिटी ग्वानमेई विलेज है, जिस पर बाकी मेंबर्स कहते हैं कि प्रोजेक्ट तो चलता ही रहेगा, लेकिन फिलहाल हमें कंपनी को चलाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत है। जिस पर शू कहता है कि चेयरमैन जल्दी ही रिकवर कर रहे हैं और तब तक जनरल मैनेजर का सारा काम वो हैंडल करेगा। पर मिस्टर जैंग कहते हैं कि ग्वानमेई होटल की डिमोलिशन को ऑलरेडी 1 हफ्ता डिले कर चुके हैं हम लोग, और अगर यही हाल रहा तो GQ वेंचर ये प्रोजेक्ट बंद कर देगा। जिसके बाद शू कहता है कि कल वो खुद ग्वानमेई होटल जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा देगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थे आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।